सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद कॉमर्स के कितने विद्यार्थी हैं यहाँ? 2-3 विद्यार्थी। इकोनॉमिक्स जिनके पास विषय है वो कितने विद्यार्थी हैं? इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 चीजें विशेष तौर पे बताऊंगा। वो अप्रेंटिस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कॉलेज टाइम में पढ़ते पढ़ते समर वेकेशन के टाइम आपको अप्रेंटिस की दिमाग में हमारे ये है कि केवल ITI पॉलिटेक्निक और इंजीनियर को ही अप्रेंटिस मिलती है। आपको अप्रेंटिस के लिए कहाँ कहाँ अवसर हैं, और अवसर प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी इदारों में, RBI जैसे इंस्टीट्यूट में आप कहाँ काम कर सकते हो। और मानदेय कितना मिलेगा आपको? 10,000 से लेकर 35,000 तक मानदेय मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आप नौकरियों के लिए केवल दिमाग में ये है कि हम टीचर बन जाएं। टीचर से अतिरिक्त और कौन से ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं और दूसरों के मुकाबले हल्का कंपटीशन है, ऐसे कोर्सेज की जानकारी दूंगा मैं। अब जिन बच्चों के पास कागज पेन हैं, बहुत कम के पास दिख रहे हैं, वो याद नहीं रहेंगी ये बातें, आप नोट करते रहना। और जो प्रोग्राम आपको, जो कोर्स आपको, जो स्ट्रीम आपको अच्छी लगे उसको राउंड करके रख लेना। लेक्चर खत्म होने के बाद उसके ऊपर डिस्कस कर लेना कि डिटेल जानकारी ले लेना आप। तो सबसे पहले मैं आपका जाना पहचाना विषय है उस पर चर्चा करूंगा, और वो है आपका बीएड की मेरे पास 22 प्रकार की बीएड की सूची है। मैं 22 नहीं बताऊंगा आपको 4-5 बीएड बताऊंगा। और आपका ये जो इलाका है, इससे ऊपर का जो पंजाब के साथ लगता इलाका है, उसमें विदेश जाने की बड़ी ललक होती है बच्चों में। +2 करा और विदेश भाग गए। मैं आपको ये भी टूल टेक्निक्स बताऊंगा कि आप विदेश जाना चाहते हो तो विदेश में कैसे जाओगे। आप किसी के चुंगल में ना फंस के आप सरकारी तौर पर कैसे सम्मानजनक ढंग से आप दूसरे देशों में जा सकते हो और वहां सम्मानजनक काम क्या कर सकते हो। यदि आपने विदेश जाना है और अध्यापिका लगना है विदेश में, तो आप बीएड स्पेशल करिए। और बीएड स्पेशल में भी 4-5 प्रकार की बीएड स्पेशल होती है। यदि आपने ऐसे देशों में जाना है जहां स्पेनिश भाषा बोली जाती है, तो आज का आप जागरण पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने स्पेनिश भाषा सिखाना शुरू कर दिया है। और आप बीएड करके स्पेनिश भाषा हरियाणा में कहाँ सीखोगे? नेशनल लॉ कॉलेज गुड़गांव ने स्पेनिश भाषा का डिप्लोमा शुरू कर दिया, और स्पेनिश भाषा सीखकर आप उन देशों में जा सकते हो जहां स्पेनिश बोली जाती है। यदि आप बीएड MR कर लेते हैं तो आपको अमेरिका में, इंग्लैंड में अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, आप अच्छे अध्यापक बनोगे। और यदि इसी देश में रह के और हरियाणा में रह के और आपने आदमपुर में ये नौकरी करनी है और अध्यापक लगना है, तो आप बीएड हियरिंग इम्पेयर्ड, गूंगे बहरों की बीएड कर लें, या बीएड मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बीएड कर लें, तो आपको यही जगह मिल जाएगी। आप मेरे कहने से ये बात ना करना, आप DO साहब के पास जाके मिलना और उससे पूछना कि जी मैं हियरिंग इम्पेयर्ड की बीएड कर लूँ तो क्या नौकरी मिल जाएगी? और वो कहेंगे कोई है क्या आपके पास? MD यूनिवर्सिटी ने साइन लैंग्वेज का एक डिप्लोमा शुरू कर दिया है। एक RCI है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी साइट पे आप जाओगे तो आप देखना, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि कोई भी स्कूल दिल्ली का होगा उसमें 2 स्पेशल टीचर जरूर लगेंगे। रिहेबिलिटेशन काउंसिल पे जितने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं बीएड किए हुए उनकी लिस्ट मिल जाएगी, और दिल्ली के स्कूलों की भी लिस्ट मिल जाएगी। आप देखोगे कि पूरे उत्तरी भारत के हैं, जितने दिल्ली में जरूरत है उतने पास आउट नहीं हुए हैं। जितने CBSE के स्कूल हैं उनमें यह मैंडेटरी कर दिया कि एक स्पेशल बीएड जरूर होना चाहिए। तो आप स्पेशल बीएड करके अपना स्कूल खोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में लग सकते हैं, सरकारी में लग सकते हैं, और दूसरे हॉस्पिटलों में भी अगर हियरिंग इम्पेयर्ड करके साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप अस्पतालों में भी एक डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसके अनेक फायदे हैं। और 2 साल की जर्नल बीएड है, 2 साल की स्पेशल बीएड है, बराबर फीस है। फिर आप जब बीएड करते हो तो स्पेशली करो, जर्नल क्यों करते हो? एक बीएड है, बीएड एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड हरियाणा में नहीं होती।
हरियाणा के बच्चों के लिए रीजनल एजुकेशन कॉलेज अजमेर में है, वहाँ अलग से सीट रिजर्व हैं। और वहाँ बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लोगे तो 3 साल में आपकी एमएड हो जाएगी। अभी 2 साल और रेगुलर 2 वाली बीएड चलेगी, उसके बाद ये जो जर्नल बीएड हो रही है ये बंद हो जाएगी और आपके डिग्री कॉलेजों में ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड। और उस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन की एमएड कर रखी है उनको नौकरी लगेगी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बीएड करके आप एमएड करके आप यहीं आदमपुर के कॉलेज में फैकल्टी लग सकते हैं। बीएड योगा ये पढ़ाई केवल पंजाब यूनिवर्सिटी कराती है या फिर ये महाराष्ट्र में होती है। और बीएड योगा करके हरियाणा में योगा टीचर की भर्ती होती है और योगा टीचर की 3 बार विज्ञापन आ लिए, 3 बार खाली रह जाती है क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतने मिलते नहीं। फिर दूसरी बीएड अनेक हैं, बीएड हिंदी है, बीएड साइंस है, बीएड इंग्लिश है। इंग्लिश की बीएड आप यदि इंग्लिश की बीएड कर लेते हैं तो इंग्लिश के टीचर लगने के लिए, टीजीटी लगने के लिए क्वालिफिकेशन है दूसरे प्रदेशों में कि आपने या तो बीए ऑनर्स कर रखा हो इंग्लिश का या आपने इलेक्टिव इंग्लिश ले रखी हो। हमारे यहाँ इलेक्टिव इंग्लिश नहीं है, कंपलसरी इंग्लिश है। तो आप इलेक्टिव इंग्लिश एडिशनल करके, एडिशनल कहाँ से करोगे? एक साधारण सी बात आया, आपकी राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, वो 1 साल में 3 साल के पेपर ले लेती है। आप वहाँ से एडिशनल करके इंग्लिश टीचर लग सकते हो। या राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, वहाँ से आप ये एडिशनल बीए करके इंग्लिश की और आप इंग्लिश के अध्यापक अध्यापिकाएं बढ़ सकते हैं। और जितनी बीएड हैं जैसे बीएड टेक है, बीएड फिजिकल है, बीएड टीचिंग टेक्नोलॉजी है, ये स्पेशलाइज्ड है, बीएड चाइल्ड डेवलपमेंट है, बीएड वोकेशनल है, ये ऐसी है कि स्पेशल स्कूलों के लिए हैं जो इस तरह के स्कूल बने हुए हैं। तो जिसे इसकी शौक हो वो अलग से पूछ ले। दूसरा कोर्स है आपका स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी। स्टेनो इंग्लिश हिंदी करके आप स्वयं का अपना कारोबार कर सकते हो। अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के तहसील की कोर्ट में बैठ के यदि टाइप का काम करते हो तो रोजाना हजारों कमाओगे। और सीआरपी, बीएसएफ, इंडो तिब्बत पुलिस, इनमें पैरामिलिट्री फोर्सेज में हवलदार और सब इंस्पेक्टर से भर्ती होती है। उसमें न तो आपका फिजिकल होगा और न आपका जीके का टेस्ट होगा, न आपका अर्थमेटिक की टेस्ट लिया जाएगा, सिर्फ आपका टाइप का और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और वो आप रोजाना कंप्यूटर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कितनी आपकी एरर है, कितनी आपकी स्पीड है। और जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे आगे निकल जाओगे, उसी दिन आपकी नौकरी पक्की। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप जब भी कोई विज्ञापन निकलता है किसी नौकरी का, भले ही आपने अप्लाई किया है ना किया है, उस अखबार को आप प्रिजर्व करके डीएमसी की तरह रखो। और जिस दिन उसका रिजल्ट आता है उसी पोस्ट का, उसको फिर उससे मिलान करो और फिर ये देखो कि बैकलॉग कहाँ रहा है, खाली पोस्ट कहाँ रही है। आप जो खाली पोस्ट रहती हैं उन पे अप्लाई करो। हमारी धारणा क्या है, हम भीड़ में जाते हैं। यदि कहीं 5 वैकेंसी निकली हुई हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, इस पर तो खट्टर साहब ने अपने रिश्तेदारों के लिए निकाली है। तो और जब 5000 निकली हुई है वहाँ भरेंगे। और जब आप डेटा देखोगे इनके 5000 के अगेंस्ट 5 लाख एप्लीकेशन गई हैं और 5 के खिलाफ मुश्किल से 15 गई हैं। तो कंपटीशन देखो कहाँ आता है। हम कंफर्ट जोन में नहीं जाते। आप चूजी बनो। और वो चूजी कैसे बनोगे? जब इस तरह का काम करोगे तो चूजी बनोगे। अब स्टेनो कहाँ से की जा सकती है? लड़कियों के लिए आरवीटीआई एक संस्था है, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन, भारत सरकार की संस्थान है। ये हमारे नज़दीक जयपुर में है, पानीपत में है, नोएडा में है। और वहाँ से ये पढ़ाई करके और 1 साल का सीटीआई का ट्रेनिंग करके आप बीएड की तरह टीचर भी लग सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो, सरकारी नौकरी ले सकते हो और देश विदेश में नौकरियां आपको मिल सकती हैं स्टेनो की। अगला आपका प्रोग्राम हो सकता है कानून का। अब बीएड में एक और रह गया बीएड। एक बीएड है कंप्यूटर एजुकेशन, बीएड कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर में क्वालिफिकेशन बड़ी अटपटी रख रखी हैं और उस तरह के लोग मिलते नहीं। बीएड कंप्यूटर की पोस्ट खाली रह जाती हैं। पहली क्वालिफिकेशन है
कि किसी ने आईटी या कंप्यूटर से बीटेक कर रखा और फिर बीएड कर रखी हो। बीटेक किया वो एमटेक करेगा, वो बीएड नहीं करेगा। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि उसने बीसीए कर रखा हो, बीसीए वाला एमसीए करेगा, फिर कंपनी में लग जाएगा। तीसरी क्वालिफिकेशन है कि आपने बीएड कर रखी है, कोई भी जर्नल या स्पेशल, और उस बीएड के साथ साथ आप एडिशनल पीजीडीसीए कर रखा हो। अब यूजीसी ने आपको एक छूट दे दी है कि एक डिप्लोमा, एक डिग्री, एक कॉरस्पॉन्डेंस और एक रेगुलर साथ साथ कर सकते हो। तो जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं वो बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड के साथ साथ मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो पीजीडीसीए जरूर कर लें। और पीजीडीसीए करने के बाद आपकी 2 डिग्री हो जाएंगी। एक तो आप बीएड की पोस्ट पे लगोगे, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उन सब्जेक्ट के टीचर बनोगे, और एक कंप्यूटर के टीचर भी एडिशनल बन जाओगे, वो आपको बोनस में मिल जाता है। ये अगला आपका पसंद का विषय होता है कानून का। कानून के क्षेत्र में जाने के लिए +2 के बाद 5 साल की एलएलबी है, और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की है। आप क्लैट का एग्जाम दे के बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से ला कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी में ला की पढ़ाई होती है, कॉलेजों में भी होती है, तो इसमें ज़्यादा लंबी बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें 2 चीज़ें आप देख सकते हैं। जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं और कॉमर्स के हैं उनके लिए एक डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। पीजी डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक फ्रेंचाइज दे देगा और आप टैक्स के क्षेत्र में एज एन एडवोकेट काम कर सकते हैं। जो बच्चे कॉमर्स के हैं या इकोनॉमिक्स के हैं वो जीएसटी का एक 140 घंटे का ऑनलाइन कोर्स होता है, और वो कोर्स करने के बाद आप जीएसटी की फ्रेंचाइज मिल जाती है आपको, और उसकी रिटर्न सबमिट करने की आपको परमिशन मिल जाती है। और यदि आप जीएसटी का काम सीख लेते हैं तो पहले ये मंथली स्टेटमेंट जाती थी, व्यापारी को जो बिजनेस करते हैं उनको भरनी पड़ती है। अब क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली करती है, और इसको सीए से भरवाते हैं। सीए अपने कद और पद के हिसाब से फीस मांगता है, और साधारण दुकानदार उनकी फीस नहीं दे पाता। यदि आप इस तरह के काम कर लेते हैं तो आप ठेका ले लो दुकानदारों के कि अंकल जी मैं आपके पूरे साल के इतने पैसों में सारी रिटर्न दूंगा। इकोनॉमिक्स का नियम है कि मार्जिन नहीं जीतता, सेल जीतती है। आपकी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी, सेल ज़्यादा हो जाएगी, और मैं गारंटी लेता हूं कि 2, 3, 4 साल की प्रैक्टिस के बाद आप 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना कमाओगे। अगला आपका पसंद का क्षेत्र होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेरे पास 200 से ज़्यादा मैनेजमेंट की सूची है कि एमबीए कितनी प्रकार की होती है। आप विदेश की एमबीए इस देश में कैसे कर सकते हो, सिलेबस उनका होगा, फैकल्टी उनकी होंगी, धरती हमारी होगी, सस्ते में कैसे पढ़ाई कर सकते हो। इमिग्रेशन एक्ट के तहत आपको उस देश में जाने के लिए बड़ी आसानी रहेगी। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 1 सेमेस्टर में आप उस देश में जाओगे, उस देश के बच्चे यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से आप वहाँ का माहौल भी सीख सकते हो और सस्ते में विदेशी पढ़ाई कर सकते हो। ये सभी नहीं करेंगे, जिसको जरूरत हो बता देना। एक कोर्स और बताता हूँ आपको। आप पीजी के बाद, यूजी के बाद जो चाहो करो। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एक कोर्स कराती है, एमए रूरल डेवलपमेंट या पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की इतनी मांग है, यदि आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं साइमल्टेनियसली साथ साथ, तो पंचायत डिपार्टमेंट में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, HIRD, पॉलिटेक्निक और वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में जिनके पास ये डिग्री है या डिप्लोमा है उनको प्रिफरेबल करते हैं, पहले लगाते हैं उनको। मैं दादरी में रहता हूँ और वहाँ मैंने 2 कोर्स शुरू करवाए हैं। एक एमए रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, पूरे हरियाणा में पहली इंस्टीट्यूशन है जिसने ये कोर्स शुरू करवाया है। और हरियाणा सरकार ने ये कह दिया है कि पंचायतों में जो ग्राम सचिव लगेंगे वो जो रूरल डेवलपमेंट की जिसने पढ़ाई कर रखी होगी उसे पहले लगाएंगे, प्रेफरेंस देंगे, और प्रेफरेंस के नाम से आप भीड़ से 4 कदम आगे हो गई। तो ये आप पत्राचार से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। दूसरा मैंने वहाँ कोर्स शुरू करवाया बीएससी एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस की बात बताऊंगा। पूरे उत्तरी भारत में पहला कॉलेज है जो ये पढ़ाई करवाता है एक्चुरियल साइंस का। अब डाटा देखोगे कि देश में कितने एक्चुरिस्ट आज की तारीख में कितने एक्चुरियल पास हैं, तो आपको 2000 से 2500 से ऊपर संख्या नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा कोर्स जिसमें पूरे देश में 2500 3000 आदमी पढ़े लिखे हैं। फुल एक्चुरिस्ट की यदि आप तनख्वाह देखोगे, गूगल से सर्च करोगे कि अमेरिका में एक एक्चुरिस्ट की कितनी तनख्वाह है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी होगी। 2 करोड़ रुपए का पैकेज देने वालों की लाइन लगी है, लेने वाले नहीं है। IRD एक संस्था है,
जो इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करता है, उसने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर दफ्तर में एक एक्चुरिस्ट होगा, और जब तक एक नहीं मिलता है पार्ट टाइम लगा लो। तो आप ये पढ़ाई करोगे तो इस तरह की आपको प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। अगला कोर्स है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। जितने भी पैसे वाले लोग हैं, या तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ी करते हैं या अस्पताल बनाते हैं, और उनके पास टेक्नोक्रेट्स नहीं है, मैनेजमेंट वाले नहीं है। मैनेजमेंट कहाँ से आएगी? आप जैसे विद्यार्थी जो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मैनेज करेंगे वो। तो आप हॉस्पिटल में 5 पोस्ट MBA के लिए रख दिए, और उनमें जर्नल MBA लगते हैं। यदि आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का PG डिप्लोमा भी कर लेते हैं तो आपको बड़ी अच्छी प्लेसमेंट सरकारी हॉस्पिटलों में मिल जाएगी, प्राइवेटों में मिल जाएगी। अब अगला जो कोर्स बताता हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है, उसका नाम है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट की पढ़ाई सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और PhD तक की पढ़ाई होती है। परंतु दुख की बात यह है कि ये उत्तरी भारत में नहीं होता है, दक्षिणी भारत में ही पढ़ाई करवाई जाती है। हरियाणा में एक पोस्ट निकली है स्टोर कीपर, 4 बार विज्ञापन आ लिया, 4 बार खाली रह गई। क्यों रह गई खाली? उसकी क्वालिफिकेशन है, पहली क्वालिफिकेशन है कि साधारण ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम का, और 4 साल का मटेरियल मैनेजमेंट का, स्टोर कीपर का उसका एक्सपीरियंस हो। जो आदमी 4 साल से नौकरी कर रहा है, 5 साल से नौकरी कर रहा है, वो 5 साल की नौकरी छोड़कर क्या दोबारा फ्रेश पर आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि आप साधारण ग्रेजुएट हो और मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा हो। अब मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा दक्षिण भारत में होगा, और मैं बाप के नाते इनको भेजना नहीं चाहता और वो जाना नहीं चाहते, फिर खाली रहेगी। तो आपको एक सलाह देता हूं मैं कि 3-4 बच्चे इकट्ठे मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल, जिनके पास पेन है वो नोट कर लो, याद नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल डिस्टेंस मोड से 10,000 रुपये फीस लेकर PG डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट कराता है। 3-4 का नाम क्यों लेता हूं मैं? कि वहाँ 2 बार आपको कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। यदि एक ने अप्लाई कर दिया और वो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में नहीं जा पाया तो उसे ये नहीं पता लगेगा क्या हो गया उस वहाँ। 4 में से 2 चले गए, 3 चले गए, 1 रह गया, 2 रह गए, तो वो आके बता देंगे दूसरे प्रोग्राम में वो चले गए, वो उनको फीडबैक दे देंगे। जब आप यूनिवर्सिटी की साइट खोलोगे तो वहाँ कुछ स्टडी सेंटर हैं, उन स्टडी सेंटरों के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके पहले ये पूछ लेना कि सर आपके यहाँ हॉस्टल है, और उन्हीं कॉन्टैक्ट सेंटर से, उन्हीं कॉलेजों से आप टाई अप करना जिनके वहाँ हॉस्टल है। हॉस्टल किस लिए कह रहा हूँ मैं कि दूर जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रहने की। तो हॉस्टल अगर वो वहाँ होगा तो पहले से आपकी अगर बुकिंग हो जाएगी तो आपको रहने की दिक्कत नहीं आएगी, सुरक्षित रहोगे वहाँ, और उसके बाद डिप्लोमा करके आ जाओगे। ये गारंटी देता हूँ कि डिप्लोमा करने के बाद पहली बार जो विज्ञापन निकलेगा तो आदमपुर के ही बच्चे लगेंगे। पर दिक्कत क्या है? करता कोई नहीं। जब डिमांड आती है तो फ़ोन आता है मेरे पास, सर कोई जुगाड़ नहीं हो जाए इसका। वो जुगाड़ आज हो सकता है, उस दिन नहीं होगा। आज कैसे होगा कि आज आप पढ़ोगे, फार्म भरोगे, एग्ज़ाम दोगे, और फिर आपके पास DMC आएगी, फिर DMC आएगी, तो फिर आप ये पढ़ाई कर सकते हो यदि आपने अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो गुजरात में अहमदाबाद में एक कोर्स कराया जाता है MBA फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। इस फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आप अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। साइंस के विद्यार्थी हैं यहाँ, साइंस के विद्यार्थी, आपके पास क्या बायो है या मैथ है जी? मैथ। तो अक्सर मैं साइंस के विद्यार्थी से पूछता हूँ क्या कर रहे हो बेटा? MBA कर रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन क्या है? फाइनेंस है। तो फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या था? बॉटनी जूलॉजी। फिर बॉटनी जूलॉजी थी, फिर आपने +2 से कॉमर्स पढ़ते। ये उल्टा पुल्टा की पढ़ाई हो रही है। यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप MBA बायोटेक्नोलॉजी करो। यदि आपका फिजिक्स बढ़िया है तो आप MBA टेलीकॉम मैनेजमेंट करो। आपकी केमिस्ट्री बढ़िया है तो MBA ऑयल एंड नेचुरल गैस का करो।
ये इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरह के स्पेशलाइज्ड कोर्स करवाते हैं, और इस तरह के कोर्स करोगे तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। एक कोर्स है लड़कियों के लिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, उसने कोर्स शुरू करवाया है। उसका कोर्स का नाम MBA फ्यूचर फोरकास्टिंग। नाम से ही पता लग रहा है वो क्या करेगा। उसका काम होगा आगे मार्केट ट्रेंड क्या होगा, अगले साल रियल एस्टेट के भाव बढ़ेंगे या स्टॉक शेयर के बढ़ेंगे या आपके सोने के भाव में तेजी आएगी। वो सलाह देते हैं, सलाहकार बनते हैं। तो आप अपने खुद की फ्रेंचाइज चला सकते हैं, कंपनियों में लग सकते हैं, कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट के 3 डिप्लोमे हैं। रेलवे की जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उनमें ये साथ लिखा हुआ होता है कि जिसने ये डिप्लोमा कर रखे हैं उसको हम पहले लगाएंगे। एक कोर्स है डिप्लोमा इन रेल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन रेल इंजीनियरिंग साइंस के विद्यार्थियों के लिए, PCM वालों के लिए है। 2 कोर्स हैं डिप्लोमा इन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स और डिप्लोमा कोर्स इन मल्टी नोडल ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स का डिप्लोमा है, इसको हरियाणा सरकार के रोडवेज डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है ट्रैफिक मैनेजर, GM से दूसरी पोस्ट है, गजटेड पोस्ट है, उसके लिए मैंडेटरी कर रखा है कि जिसने ये कर रखी होगी उसको पहले लगाएंगे। 1800 रुपये फीस है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका एडमिशन नोटिस निकलता है। रायसेना रोड रेल भवन नई दिल्ली से फार्म लेकर 1800 रुपये फार्म की फीस देकर आप कोरस्पॉन्डेंस इसकी पढ़ाई कर सकते हो। यदि क्लास अटेंड करनी है तो आपके रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक का पास बन जाएगा। वीकेंड पे क्लासें लगती हैं, आप शनिवार इतवार को क्लास अटेंड कर सकते हैं। और ये कोर्स करने के बाद रेलवे की जितनी वैकेंसी निकलेंगी उनमें आप औरों से पहले लगोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट बन गया, डिस्ट्रिक्ट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक। डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से विभाग बना दिया, अलग से मंत्रालय बना दिया। आप रेड क्रॉस के विद्यार्थी हो बहुत से। डिजास्टर के में दिल्ली में जो रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट है उसने 1 साल का डिप्लोमा शुरू किया, वीकेंड पे क्लास लगती हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट का कि यदि आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, तो हमारी इंस्टीट्यूट में HIRD में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की डिजास्टर मैनेजमेंट की। वहाँ ज्योग्राफी की क्वालिफिकेशन वाला लगा रखा है। हिप्पा जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है, गुड़गांव में इंस्टीट्यूट है, वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की पोस्ट है। वहाँ तमिलनाडु से 2 आए हुए हैं। तो आप यदि डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेते हैं तो आप यहीं लग सकते हैं। तो ये भी अच्छी पढ़ाई है। हर्बल एग्रीकल्चर, खेती के काम में यदि बदलाव करते हैं आप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। हुई दुगनी? नहीं हुई। होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आप टेक्निक का इस्तेमाल करके दुगनी कर सकते हो। टेक्निक का इस्तेमाल क्या है कि आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़कर आप फ्लोरिकल्चर में आओ, कमर्शियल एग्रीकल्चर में आओ। एक चीज बताता हूं आपको, आपके यहाँ गेहूं की खेती हो रही है। गेहूं की जब बिजाई हुई थी, आपके पेरेंट्स बीज कहां से ले आए थे? दुकान से, बाजार से। बाजार में बीज कहां से आया था? किसी कंपनी से। कंपनी ने किससे लिया था? अल्टीमेटली किसान के खेत से आया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक बीज बनाती है, उसका नाम है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड खाने के लिए नहीं दिया जाता, वो सीड प्रोड्यूसर को दिया जाता है। तो आप यदि सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या हरियाणा के बीज निगम के साथ टाई अप कर लेते हो तो आपको फाउंडेशन सीड मिलेगा। और फाउंडेशन सीड आप बोओगे तो वो जो बीज पैदा होगा वो बीज में बिकेगा, वो खाने के गेहूं के रूप में बिकेगा और उसका भाव 1.5, 2 गुना 3 गुना होता है। तो इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करके महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, वो इस तरह की टेक्निक सिखाता है किसानों को कि आप किस तरह से खेती से, ट्रेडिशनल खेती से आप बीज की खेती में आ जाओगे। एक किसान मूली बोता है और मूली की बजाय यदि मूली का बीज बोने लग जाए, बीज की पैदावार करने लग जाए तो उसको 4 गुना 5 गुना आमदनी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने
घर वालों की आमदनी बढ़वा सकते हैं। यदि आपकी कल्चरल एक्टिविटी बढ़िया है, आप ड्रामा है, डिबेट्स है, डिक्लेमेशन कंटेस्ट में जाते हैं, डांस में जाते हैं, फिल्म टीवी में जाना चाहते हैं, तो रोहतक में एक इंस्टीट्यूट है बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे, यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। उसमें इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं कि आप में टैलेंट क्या है, वहाँ से कोर्स करोगे तो वहीं से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। एक कोर्स है न्यूज़ रीडर। न्यूज़ रीडर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, 6500 रुपये फीस है। आपकी आवाज़ का टेस्ट लिया जाता है कि आवाज़ आपकी बहुत मंदा तो नहीं बोलते हो, आपकी आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं है। 60% थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, 40% थ्योरी है। प्रैक्टिकल में प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। 6500 रुपये देकर आप पहली बार टीवी में जब उद्घोषक बनोगी और पहले दिन आपकी फोटो आएगी, आपके फ्रेंड देखेंगे, तो आपके 6500 उसी दिन पूरे हो गए। आप इसको प्रोफेशनली करोगे, होल टाइमर नहीं, प्रोफेशनली करोगे, तो कोई भी न्यूज 5 मिनट से 15 मिनट तक का होता है। और 15 मिनट का न्यूज आप अपने 24 घंटे के टाइम में से 15 मिनट आपने प्रसार भारती को, ऑल इंडिया रेडियो को या और किसी दूसरे चैनल को दे दिया, तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। और क्या मिलेगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए, विज्ञापन के लिए आपको पहनने के लिए देंगे, और वो आइटम आपका ही हो गया। और जब आप बड़े हो जाओगे और हमारे घर आओगे अपने माँ बाप से, भाई भाभी से मिलने के लिए, तो आप सूट साड़ी की डिमांड नहीं करोगे, अपने जन्मदिन पर पोचा बनाने भी नई साड़ी दोगी, इतनी हो जाएंगी आपके पास। ये पर्क्स है उसका। मैं 2 प्रोग्रामों में आता हूँ, हिसार दूरदर्शन से कार्यक्रम है, इनसे मिलिए, और रोहतक रेडियो स्टेशन से है युवा संसार। जब मेरा पहली बार प्रोग्राम हुआ था, बहुत पुरानी बात हो गई, तो मुझे बताया गया था कि हम आपको बस फेर देंगे और रिकॉर्ड करने के लिए आपको मानदेय देंगे 600 रुपये। मैंने कहा जी आप 600 भी रख लेना, मेरा मानदेय दे दो। उन दिनों लैंडलाइन के फोन थे, और आप यकीन करियो कि जिस दिन मेरा प्रोग्राम आया था, मैंने मेरे जानकारों को कम से कम 150-200 की तो कॉल कर दी थी कि मेरा प्रोग्राम देखना। कितनी उत्सुकता आती है। आप पहली बार जब अपने आप को स्क्रीन पे देखोगे और बोलते हुए देखोगे, तो आपके 6500 पहले ही दिन पूरे हो जाएंगे, और ताज जिंदगी आप ये काम करोगे, होल्स टाइमर बन के करोगे। इंश्योरेंस और बैंकिंग इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें किसी तरह की भी कोर्स कर लेना, किसी तरह की पढ़ाई कर लेना। इंश्योरेंस और बैंक से संबंधित 2 पेज भरे हैं मेरे पास। यहाँ के इलाकों में विदेश जाने की बड़ी ललक है। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो आप इस्लामिक बैंकिंग से संबंधित कोर्स कर लो। इस्लामिक बैंकिंग में क्या है? MBA इस्लामिक बैंकिंग, MA इस्लामिक बैंकिंग, अकाउंटेंट इस्लामिक बैंकिंग, ऑडिटर इस्लामिक बैंकिंग। और ये पढ़ाई करने के बाद आप दुबई में नौकरी करोगे। और दुबई जरूर नहीं जाना, आप स्टेट बैंक की, PNB की ब्रांच देखोगे तो अमेरिका में भी है और भारत में भी है। तो दुबई इस्लामिक बैंकों की यहाँ भी ब्रांचेज हैं, आप यहाँ नौकरी करोगे। चाहोगे तो दुबई भी जाओगे, और चाहोगे तो यहीं दुबई जाने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ रहने वाले कम हैं। तो इस तरह की पढ़ाई करके आप विदेश में जा सकते हैं, यहाँ अच्छी नौकरी कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी बनी है हरियाणा में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पता है उसमें कहाँ बनी है आपको? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, और आपको ये नहीं पता कहाँ बनी है। स्पोर्ट्स में कितने बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं। हमारी धारणा ये है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वही जाएंगे जो स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, मैनेज करने के लिए मेरे पास 122 प्रकार के सब्जेक्ट की सूची है। उनमें कौन पढ़ेंगे, 10वीं पास क्या पढ़ेंगे, +2 वाले क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे, इंजीनियर क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर क्या पढ़ेंगे। आपको 2 कोर्स बताता हूँ, आप में से कोई बच्चा उसमें एडमिशन ले ले।
एमए स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एक लड़की दादड़ी की थी और मैंने उसे कहा भी तू बेटिया तेने बीएससी ऑनर्स किया था उसने साइकोलॉजी, अब तू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एमएससी कर लो। उसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एमएससी ना करके जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से जर्नल एमएससी कर ली साइकोलॉजी की, और अब वो पहली बार प्रीवियस में ही उसने नेट क्वालिफाई कर दिया। अब वो पीएचडी कर लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। एक दिन मेरे से घर आके कहने लगी वहां राई में पोस्ट निकल गई, खाली रह गई। मेरे से कहने लगी सर आपने मुझे एक दिन स्पोर्ट्स एमएससी स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब वो पोस्ट खाली रहेगी, पीएचडी करके भी पता नहीं मेरी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। तो आप चूजी बनो। आपको ये डर रहता है कि शायद इसमें जगह नहीं मिलेगी। मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने कोर्सेज हैं कोई भी करके आ जाओगे तो जिस दिन पहली प्लेसमेंट होगी वो आपकी होगी। तो कितने कोर्सेज हैं उसमें, इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। आपके लिए साधारण से सब्जेक्ट बताए हैं, साइंस के विद्यार्थियों के लिए, बायोटेक्नोलॉजी इनके बायो साइंस वालों के लिए अलग कोर्सेज हैं कि वो किस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। तो जिसकी रुचि हो वो इस बारे में पता कर ले कि क्या कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं इसमें से। फैशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारी सरकार ने, एजुकेशन बोर्ड ने सीबीएसई का सिलेबस अडॉप्ट कर रखा है। सीबीएसई ने +1 +2 में फैशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट लगा दिया है। आपके यहाँ पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होता है, 3 ईयर डिप्लोमा फैशन टेक्नोलॉजी का। तो आप बीएससी एमएससी फैशन टेक्नोलॉजी करके, फैशन में क्या क्या है आपके, गारमेंट्स का फैशन है, अपैरल डिजाइन का है, घरों में इंटीरियर एक्सटीरियर का है, फर्नीचर का फैशन है, ऑर्नामेंट्स का फैशन है, अलग अलग टेक्निक्स हैं। मैं हैदराबाद का जिसका जिक्र किया था, एनआईआरडी हैदराबाद, एनआईआरडी हैदराबाद में केवल लड़कियों के लिए एक 6 महीने का प्रोग्राम चलता है और उसमें क्या सिखाते हैं, वो जो पर्ल्स हैं, मोती हैं, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाना सिखाते हैं। जो असली गहना है सोने का, वो सब के आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया, और पहुंच में भी जिसके है वो भी पहन नहीं सकते क्योंकि ये मौत का कारण बन गया है। इसलिए जो भी जिसके पास है, जब भी आपकी शादी होगी, दोनों तरफ से जो गहने डाले जाएंगे वो तीसरे दिन लॉकर में कैद हो जाएंगे, आप देखोगे नहीं उनको। और पहनने के लिए आर्टिफिशियली पहने जाएंगे। तो ये सिखाया जाता है। वहां 1000 रुपये फीस है। वो किस बात की है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, और जो रॉ मटेरियल खराब होता है उसके पैसे लिए जाते हैं। आने जाने का किराया इंस्टीट्यूट देगी, और वहां रहने का जो है वो सरकार बियर करती है। 5 स्टार होटल जैसा वहां के वो हैं हॉस्टल। आपको पॉलिश करना है जूतों के, तो एक छोटा सा जगह बनी हुई है, उसमें जूते यूं कर दो, पॉलिश होकर वापिस आ जाएगा पहने। यहां तक की फैसिलिटी है। 1000 रुपये में एक दिन में वहां रहने का मौका नहीं मिलता, इतनी सुविधाएं हैं। तो आप ऐसा कोर्स करके वहां से, और यदि अब मेला लगेगा एक फरीदाबाद में, क्राफ्ट मेला, उस जैसी जगह आपको स्टॉल मिल जाती है तो आपकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पे होगी। अब न केवल खुद कमाओगे, आप दूसरों को भी नौकरी दोगे। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स बढ़िया है या इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, है कोई विद्यार्थी ऐसा? आप एक साइट देखना, actuariesindia.com या एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और वहां जाकर आप एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना। कौन सा ईयर है बेटा आप दोनों का? फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर? इसके 15 पेपर होते हैं, और पेपर किस किस चीज के होते हैं? मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के।
और जो पेपर आपने पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के या मैथमेटिक्स के, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, उनसे मिलता जुलता जो सिलेबस है उस के पेपर को पहली बार दे दो। साल में 2 बार टेस्ट होंगे, दिसंबर और जून में। दिसंबर के लिए आपको जुलाई में फॉर्म भरने हैं और जून के लिए मई में भरने हैं। यदि आपके 1 साल बचा हुआ है, 1 साल में एक पेपर भी निकल गया तो वो आपका बोनस है। उसके बाद आप होल टाइमर होकर इनको निकालना। जिस दिन आपके 6 पेपर क्लियर हो जाएंगे और आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तो आपका बायोडाटा देखकर प्रिंसिपल सर के पास फोन आएगा कि आपके कॉलेज से एक लड़की ने ग्रेजुएशन की थी 2024-25 में, उसने एक्चुअल सोसाइटी के 6 पेपर पास कर दिए, उसे हमारे पास भेजो, हम 80,000 रुपये देंगे। और सर कहेंगे उसके 1.25 लाख रुपये लग लिए, वो 1.5 लाख मांग रही है। आपके घर बुलावा आएगा। एक पेपर होता है जैसे नीट का पेपर है, नीट का पेपर किसी बच्चे ने दिया और उसका वो क्वालिफाई कर गया, उसने मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया, उसने ग्रेजुएशन कर ली किसी भी स्ट्रीम की, तो सारी उम्र के लिए उसे वो जो एक स्लिप है जो कंप्यूटर ने निकाल के दी थी नीट क्वालिफाई की, क्या वो कहीं काम आएगी उसके? बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप ये बताओ, वो नीट का जो रिजल्ट आया था और उसने उस एग्जाम में, उस कोर्स में, मेडिकल में वो गया नहीं, उसने बीएससी जर्नल कर ली, तो क्या वो पर्ची कहीं काम आएगी उसके? कहीं नहीं आएगी ना। आपने एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया का +2 के बाद एग्जाम दे दिया, इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और बीएससी एक्चुअल साइंस में एडमिशन नहीं लिया, आपने बीकॉम में ले लिया, बीए में ले लिया, एमएससी में, बीएससी में ले लिया, और बीएससी के बाद, एमएससी के बाद आपने बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में पीओ के लिए या AAO के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और उस रिजल्ट कार्ड को साथ लगा दिया, तो आपका टेस्ट नहीं लेंगे, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकलता है, उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था गोल सा, टेस्टेड एंड ओके, तो आपके ऊपर ये ओके की मोहर लगी कि इसका टेस्ट क्या लेना है, तो +2 में ही क्वालिफाई कर गई थी। इतनी इंपॉर्टेंस है इस कोर्स की। तो आप इसके साथ जुड़ के अपने आप बड़ी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, इनके लिए एक रिटेल मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। हरियाणा में +1 +2 में ये सब्जेक्ट आ गया है और इसमें साधारण एमबीए लगते हैं। आप ये पढ़ाई करके भी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब ये बच्चे उठने लग गए, मैं अब मेरी बात को छोटी कर लेता हूँ। है जी, अच्छा, एनएसएस का प्रोग्राम उसके लिए जा रहे हैं। तो जो बच्चे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के हैं, जिनके पास साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एक कोर्स है एड्स काउंसलर का। यहाँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक सब्जेक्ट आ गया है, कोर्स आ गया है। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बच्चे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि साथ साथ आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से वो डिप्लोमा कर लो और पीएचसी से लेकर एम्स तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पहला मिलिट्री फोर्सेज है, मिलिट्री है और हॉस्पिटल हैं, एनजीओज हैं, उनमें एड्स काउंसलर की भर्ती की जाती है और एक मेल और एक फीमेल लिया जाता है। तो आप ये पढ़ाई करके आप अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, एड्स काउंसलर। सरकारी नौकरी मिलती है। एक कोर्स है उर्दू का, मैं सब जगह बताता हूँ, ये करता कोई नहीं। रतिया कॉलेज में मैंने बताया भी 300 रुपये खर्च करके आपको 30,000 का काम बता दिया जाए, तो 30,000 का काम दिया जाए तो कितने बच्चे करने चाहेंगे? एक प्रिंसिपल से जैसा ठाढ़ा लड़का सरदारों का खड़ा होकर कहने लगे जी आज ही कपास बेच के आए, 40,000 रुपये घर रखे, 40,000 दे दूंगा, 30,000 की नौकरी दिवा दूँ। मैंने कहा 40,000 में नहीं मिलेगी, 300 में मिलेगी। बोले 300 ज़्यादा है, 40,000 ज़्यादा। मैं इतनी गणित तो हमें भी पढ़ाई गई है, गिनती की 40,000 ज़्यादा है, तो 300 में कैसे मिलेगी?
हरियाणा उर्दू एकेडमी उर्दू सिखाती है। अस्पताल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकलती है उनमें लिखा हुआ होता है उर्दू का ज्ञान हो। आप अपने दादा परदादा का जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड देना चाहो, उनका ज़मीन का रिकॉर्ड देना चाहो तो उर्दू में है। उर्दू जानने वाले समाप्त हो गए, कुछ और चले जाएंगे। उसके लिए आप यदि उर्दू सीख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको एक अथॉरिटी दे देगा, और जो उर्दू में लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट की हिंदी या अंग्रेजी करके अपनी मोहर मार के दस्तखत कर दोगे तो जज साहब उसी को मान लेगा, क्योंकि उर्दू उसने को नहीं आओ। और आपको फीस मिलेगी, इसकी तनख्वाह मिलेगी और फीस भी मिलेगी। फीस कितनी होगी? जो आप कहोगे। दादरी में एक लड़के को हजामत का काम करता था, ग्रेजुएट था। मैंने कहा यो काम तो तू अनपढ़ भी कर लेता, तू उर्दू सीख ले। उसने उर्दू सीख ली सर, और वो दादरी, नारनौल, झज्जर, भिवानी 4 कोर्ट में जाता है। 60-70 हज़ार रुपये महीने के लेता है। वो कैसे लेता है? क्यों? 1,000 रुपये तो लेता है कागज ढूंढने के। पुराने रिकॉर्ड रूम में कागज मिलते हैं, वो ढूंढने में बहुत समय लगेगा। 1,000 तो उसका लेगा। उसके बाद जब कोर्ट में एविडेंस होगी तो उसे जाकर कहना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट है, ये इसका मकान है, इसके बगल में फलां का मकान है, पीछे फलां का, ये दीवार है, ये झांकी है, ये जंगला है, ये है, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। तो जब वो तारीख पे गया, जज साहब छुट्टी पे मिले, उसके 500 पक्के। वो तो समझ दे रहा है। अगली बार फिर तारीख पड़ गई, उस दिन दूसरा वकील नहीं आया, उसके 500 फिर पक्के। अगली बार फिर गया, फिर वकीलों ने स्ट्राइक कर रखी थी। यही होता है कोर्टों में। किसी ने का मुकदमा परिवार में हुआ हो तो उसे पता होता है। तो गाड़ी में लेके जाते हैं, गाड़ी का किराया खुद देते हैं, उसकी फीस देते हैं। तो आप ये पढ़ाई करके अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। त्रिभाषा फार्मूले के तहत आप यदि टीचर बन जाती हैं या बन जाते हैं और वहाँ 10 बच्चे उर्दू सीखने वाले हो जाते हैं तो ताज जिंदगी आपकी बदली नहीं होगी, क्योंकि बदली जब होगी जब दूसरा उर्दू पर दौड़ा होगा। और एक मैसूर में एक इंस्टीट्यूट है, भाषा संस्थान, जो इन सर्विस टीचर हैं, सर और मैडम बैठी हैं, इनका यदि मन करे कि दोबारा फिर हॉस्टलर बन जाए, परेशान हो गए इन बच्चों से और घर से, तो जो आपको लास्ट पे ड्रान है आपकी, उसके हिसाब से 1 साल तक आपको वहाँ उतनी तनख्वाह मिलेगी, प्लस 800 रुपये आपको पॉकेट अलाउंस मिलेगा। और 1 साल फिर हॉस्टलर बन जाओगे। उर्दू सीख लो, तमिल सीख लो, तेलुगु सीख लो, मलयालम सीख लो, कुछ भी सीख लो, और वो भाषा आप पढ़ाओगे 60 साल तक, 58 साल तक, तो भाषा विभाग है वो आपको अलग से एक मानदेय देगा। तो ये पढ़ाई का जरिया कभी खत्म। जो हिंदी के प्राध्यापक हैं, मेरा एक लेक्चर होता है कि हिंदी में रोजगार की संभावनाएं देश विदेश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर हुआ था, अरबिंदो कॉलेज में, और उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके फिर मेरे से परमिशन लेके उसका राइट डाउन करके जब एडमिशन होता है एमए का हिंदी का और बीए ऑनर्स हिंदी का, तो उस एडमिशन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वो पढ़ने के लिए देते हैं, वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। टीचर्स के लिए इतने स्कोप हैं। अभी थोड़े दिन पहले विज्ञापन आया था कि विदेश में जाने के लिए जो टीचर जाना चाहें हिंदी के, उनके लिए बड़े स्कोप हैं। चाइना में फौजवानों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदी अध्यापक लग रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकन पुलिस को हिंदी सिखाने के लिए, फौज को हिंदी सिखाने के लिए प्राध्यापक माइग्रेट किए जा रहे हैं हिंदुस्तान से। अब ये जो मैंने जो बात कही थी आपको कि आप कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं इंटर्नशिप के जिनको कर सकते हो जहाँ संख्या कम है। बैंक में जो बच्चे जाना चाहते हैं, बैंकिंग में है किसी की रुचि?
हाथ खड़े करो जिनकी बैंक में रुचि है। 2 3 4 हैं। बैंक में जाने के लिए आरबीआई की अलग भर्ती होती है, नाबार्ड की अलग भर्ती होती है, स्टेट बैंक ग्रुप की अपनी भर्ती होती है, नेशनलाइज बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी की अलग भर्ती होती है, और कोऑपरेटिव बैंक का अपना चैनल है। एक बार आप मेरे कहने से बिना तैयारी के आईबीपीएस का एग्जाम देकर देखना। बिना तैयारी क्यों कह रहा हूं? बिना तैयारी इसलिए कह रहा हूं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, नहीं तो कोचिंग वाले को पता कि आपको इवेल्युएट कर रखा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, और ना आपको पता कि मेरी कमजोरी क्या है। यदि एक बार आपने टेस्ट दे दिया तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके बिना तैयारी के टेस्ट में नंबर आए 65 और कट लिस्ट लगी 87 पर, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि 12 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर तो मैं कहीं से निकाल लूंगा। दूसरी, आपको ये पता लग जाएगा कि वीक एरिया कौन सा है। कोचिंग में जब जाओगे तो कहेगा भी ये क्लास मैथ्स की चल रही है, इसमें जाओ आप, और आपको सर मेरा मैथ और रीजनिंग तो दोनों बढ़िया है, मेरी तो जीके कमजोर है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो आपकी इंग्लिश और जीके को इंप्रूव करेगा। दूसरा एक और ऑप्शन है आपके सामने। हर इंस्टीट्यूशन अपनी मैन पावर प्लानिंग बनाती है, तो बैंक दिसंबर के महीने में एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में होते हैं उन बच्चों से। ग्रेजुएशन के 6th सेमेस्टर के बच्चों की एप्लीकेशन मांगेंगे और उनका टेस्ट लेकर एक लिस्ट बनाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और जो पीओ 27 में उन्हें 26 में कितने पीओ चाहिए उनकी 2024 में लिस्ट बनाकर और उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको दे दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जून के महीने में सिलेक्टेड कैंडिडेट के पास चिट्ठी आएगी, मेल आएगी, और आपको बुलाएंगे कि आप फला तारीख से क्लास होगी, आप पीओ के लिए सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग पे आ जाओ। वहाँ उनकी फीस होती है लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये, नहीं 2.5-3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये का ड्राफ्ट लेके आप वहाँ जाओगे। जिस इंस्टीट्यूट ने आपको सेलेक्ट किया है वो आपको 6 महीने वहाँ ट्रेनिंग होगी, 6 महीने 2.5 से 3 हज़ार रुपये मानदेय देगा, ऑनरेरियम देगा, स्कॉलरशिप देगा। 6 महीने के बाद आप वापिस उसी बैंक में आ जाओगे। 3 महीने आपको अप्रेंटिस पीओ के रूप में काम करना होगा। उस दौरान जो पीओ की सैलरी है मान लो 60,000 रुपये, तो आपको 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, और 6 महीने और 3 महीने की का कोर्स पूरा करने के बाद आप यू आर एज गुड एज पीओ, आपको 60,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। पीओ का काम करोगे। यदि 5 साल लगातार उस बैंक में काम कर दिया आपने, तो 5 साल के बाद आपकी जो 3 लाख रुपए जो इंस्टीट्यूट ने लिए थे वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। पहले जाओगे तो आपने खर्च कर दिए। इसके लिए आपको दिसंबर में विजिलेंट रहना पड़ेगा। जो बच्चे 2nd ईयर के हैं उनके काम की ये बात है। और कोरोना से पहले जो टेस्ट हुआ था, दादरी से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और उनकी जो कट लिस्ट थी वो बताऊंगा तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि इस रास्ते से आप आसानी से पीओ साधारण बच्चा भी बन सकता है। सिंडिकेट बैंक सरकारी बैंक है, और सिंडिकेट बैंक में जो टेस्ट हुआ था उसमें जर्नल कैटेगरी के रीजनिंग में जिसके 50 में से 18.25 नंबर थे वो क्वालिफाई कर गया था। इंग्लिश में 50 में से 10.25 नंबर थे वो क्वालिफाई हुआ था, और जर्नल अवेयरनेस में 9.75 थे वो क्वालिफाई कर गया था। रिजर्व कैटेगरी के इंग्लिश में जिसके 50 में से 6 नंबर थे वो क्वालिफाई हो गया था। इतना हल्का कंपटीशन है। कारण क्या है कि आपको पता नहीं इस बात का कि ऐसी पोस्ट कब और कहां निकलती है। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए एक कोर्स है। हमारे यहाँ थोड़ा सा दिन में ये स्थिति आ जाएगी, जो सिंगल परिवार बन गए, छोटी यूनिट हो गई परिवारों की, संयुक्त परिवार खत्म हो गए, वहाँ पहले हो गए थे, और वहाँ बूढ़े आदमियों को संभालने वाले नहीं मिल रहे। तो आप जेरेक्टिक केयर, बूढ़ों की देखभाल कैसे की जाए,
ये पढ़ाई यदि कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, 10-12 इंस्टीट्यूट ऐसी कि बूढ़ों की डाइट क्या हो, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए जैसे उनको रिटर्न मिलती रहे। इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं और ये कोर्स करने के बाद आप बड़ी अच्छी प्लेसमेंट विदेशों में ले सकते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, थोड़े हैं संख्या में, इनके लिए टेस्टों के नाम बताऊंगा मैं कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। यूपीएससी के मान्य हमारा ये है कि हम केवल आईएएस के एग्जाम देती है यूपीएससी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के लिए आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, और एयरफोर्स में एक एएफसीएटी का टेस्ट होता है जिसमें अकाउंट ऑफिसर लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती किया जाता है और ये लड़के और लड़की दोनों के लिए पोस्ट है। आरबीआई में ग्रेड बी और असिस्टेंट की नौकरी निकलती हैं। नाबार्ड में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी मैनेजर की पोस्ट होती हैं। नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसमें रिसर्च ऑफिसर, फेलोज, प्रोग्राम कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट होती हैं। इसमें जो फेलो की पोस्ट होती हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले वैकेंसी निकली थी और उनको 3 साल के लिए भर्ती किया जाता है। 1 साल फिर एक्सटेंडेड, 1 साल फिर दूसरी 3 साल सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होती है तो 3 साल के लिए। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर से इनमें जाने लग जाते हैं उनको वहाँ रेगुलर भी कर दिया जाता है। और फेलोशिप कितनी मिलती है? 3 तरह की फेलोशिप है, 60,000, 1 लाख और 1,20,000। अब जिसकी फेलोशिप 1,20,000 है उसकी तनख्वाह कितनी होगी? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इस नाम से हम यूँ जानते हैं साधारण बच्चे कि ये तो अच्छे यू वालों के लिए है। एग्रीकल्चर बोर्ड है ये, वहाँ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पोस्ट हैं। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट ऑफिसर की भर्ती करता है। तो इस तरह से ये जो डिपार्टमेंट है ये आपको अनेक तरह की एम्प्लॉयबिलिटी देते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 3 महीने के, 2 महीने के कोर्सेज हैं, वो समर वेकेशन कोर्सेज हैं जिनमें आरबीआई के 3 ब्रांच हैं और वो 2 सेशन उनके जून के और जुलाई के, उनमें अप्लाई करेंगे तो आपको 6 महीने में 35,000 रुपये पर मंथ ऑनरेरियम मिलेगा। एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो 20,000 रुपये देता है। ये डिपार्टमेंट का नाम लूँगा मैं, उनमें आप विजिलेंट रहना, उनकी साइट देखना। आरबीआई, नीति आयोग, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कंपटीशन कमीशन जिसमें कंज्यूमर लॉ, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और प्रोटेक्टिव डिपार्टमेंट है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपके लड़कियों के लिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये चलाता है। स्वच्छ भारत मिशन, ये एक प्रोग्राम चलता है गांव में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज का। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बच्चा जुड़ता है वो इंडिविजुअल जुड़ सकता है, ग्रुप भी जुड़ सकता है। आपके एनएसएस के वॉलंटियर्स के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। और यदि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉप करता है या ग्रुप टॉप करता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसे 30,000, 20,000 और 10,000 3 इनाम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो स्टेट लेवल पे फर्स्ट आती है टीम उसे 50,000, 30,000 और 20,000 रुपये मिलते हैं। और जो नेशनल लेवल पे टीम फर्स्ट आती है उसे 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपये ऑनरेरी मिलता है और सर्टिफिकेट मिलती है। सर्टिफिकेट सभी में मिलेगी जो आपके रिज्यूमे को ऑर्नामेंटल बना देगी कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करके गए हैं उसमें इंटर्नशिप आपने कर रखी है और उसकी कोई पोस्ट निकलती है और उसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको औरों के मुकाबले जल्दी प्लेसमेंट की जाएगी। लड़कियों के लिए मैं एक सलाह दूंगा कि जिन बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है वो एक बार
आप मिलिट्री में अपना भाग्य जरूर आजमाइश करें। मिलिट्री में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर में 50% अधिकारी लेफ्टिनेंट की पोस्ट लड़कियों के लिए कर दी हैं। क्यों करी है? वो अमूमन मिलिट्री से ऑफिसर का पलायन शुरू हो गया। आपका छोटा भाई है, उसको 6ठी क्लास के बाद आपने सैनिक स्कूल में डाल दिया, वो 12वीं तक हॉस्टल में रहा, फिर वो एनडीए या आईएमए में चला गया, फिर हॉस्टल में रहा 4 साल, फिर उसकी हिल स्टेशन पे पोस्टिंग हो गई, फिर हॉस्टल में रहा, उसे परिवार मिला ही नहीं। ऊब गए वो इस बात से, अभी बाढ़ में जाए ऐसे अफसर ही, हम तो परिवार में रहेंगे। इसलिए मिलिट्री में लड़कियों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि उनको वहीं परिवार मिले। तो आप वहाँ 5 दिन की एसएसबी होती है, और उस 5 दिन की एसएसबी के लिए यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस 5 दिन में आपको एक अधिकारी के रूप में रखेंगे, और वो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उसमें भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना हो जाएगा कि आप किसी भी इंटरव्यू में मार नहीं खाएंगे। अब इससे अतिरिक्त और किसी को अपनी इंडिविजुअल बात पूछनी हो तो आप पूछ लें। आपने इतनी धैर्य से मेरी बात सुना, सर ने मुझे बुलाया, और आपने जो सहयोग दिया, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।